राजस्थान पत्रिका संपादकीय गति 80 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। लंबे इंतजार के बाद आखिर देश की सबसे बड़ी अदालत ने करीब 6 साल पहले केंद्र सरकार की ओर से लागू की गई नोटबंदी पर फैसला सुनाकर केंद्र को राहत दे दी है। विराम। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को इस आधार पर जायज ठहराया है कि सरकार ने रिजर्व बैंक से विचार विमर्श के बाद ही नोटबंदी लागू की थी। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह भी कहा कि नोटबंदी के सरकारी फैसले पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। विराम। नोटबंदी के फैसले को 4 न्यायाधीशों के कानून सही ठहराया, लेकिन एक न्यायाधीश ने इसे गैर कानूनी बताते हुए इसे संसद में कानून बनाकर पारित करने की बात कही। विराम। पैरा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा अब राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से करेंगे, लेकिन इस बात को नकार नहीं सकते कि आज़ादी के बाद नोटबंदी एक ऐसा मुद्दा रहा जिसने पूरे देश में हलचल पैदा कर दी थी। विराम। नोटबंदी के पीछे सरकार की मंशा चाहे काला धन बाहर लाने की रही हो, लेकिन इस फैसले ने लोगों को महीनों तक विचलित किए रखा। महीनों बैंकों के बाहर लंबी कतारें भी लगी और विपक्ष ने इस फैसले को मनमाना बताकर सरकार पर प्रहार भी खूब किए। विराम। सरकार ने जिस मंशा व मकसद से नोटबंदी का फैसला किया वह कितना पूरा हुआ, इस पर बहस का दौर आज तक जारी है। विराम। अदालत ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया कि सरकार के आर्थिक फैसलों को बदला नहीं जा सकता। यह बात सही भी है कि लोकतंत्र में आखिर फैसला लेने का अधिकार सरकार के पास ही होता है, लेकिन जनता से सीधे जुड़े फैसले को कैसे लागू किया जाएगा, इसके भी पुख्ता प्रबंध होने ही चाहिए। विराम। नोटबंदी और इसके बाद भी सरकार की तरफ से बार बार नियमों में बदलाव का ऐलान किया गया। परिवारों के सामने कई तरह के संकट भी खड़े हुए। इसकी वजह यही थी कि नोटबंदी के सफल क्रियान्वयन की व्यवस्था के बारे में समुचित विचार नहीं हो पाया। विराम। यहाँ सवाल नोटबंदी के समर्थन या विरोध का नहीं है। विराम। नोटबंदी का समर्थन करने वालों को भी परेशानी झेलनी पड़ी थी। पैरा। अदालत ने नोटबंदी के इस फैसले को विधि सम्मत भले ही ठहरा दिया, लेकिन कुछ अनुत्तरित सवाल छूट गए। मसलन नोटबंदी के फैसले से देश को कितना फ़ायदा हुआ, सरकार अपने मकसद में कामयाब हुई या नहीं। लोकतंत्र में सरकार फैसले तो ले सकती है,
लेकिन हर फैसले को लेकर पक्ष विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले सवालों पर भी ध्यान देना चाहिए। पैरा, देश के तमाम हिस्सों की तरह राजस्थान में भी ऑनलाइन फूड डिलीवरी का चलन पिछले कुछ अरसे में काफ़ी बढ़ गया है। बदलते दौर में खाना मांगने का यह अंदाज लोगों को काफ़ी मुफीद भी लग रहा है, पर ऑनलाइन फूड डिलीवरी को लेकर जो तथ्य सामने आ रहे हैं वे चौंकाने वाले हैं। लोग ऑनलाइन फूड अपने शहर की नामी दुकान से मंगा रहे हैं। उनके घर आने वाली सामग्री लोकल दुकान से आ रही है। विराम, हकीकत तो ये है कि फूड डिलीवरी से जुड़ी नामी कंपनियों के ऐप पर नामी प्रतिष्ठानों के नाम से लोकल दुकानदारों ने फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं। ऐसे में ऐप पर ऑर्डर के समय जब शहर के नामी प्रतिष्ठानों को सर्च किया जाता है तो इन लोकल दुकानों के रजिस्टर्ड फर्जी नाम सामने आते हैं और उपभोक्ता अनजाने में उन्हीं पर ऑर्डर बुक करा लेते हैं। विराम, घर पर डिलीवरी आने के बाद ही हकीकत से दो चार होना पड़ता है। विराम, पूरी प्रक्रिया में एक और जहां नामी प्रतिष्ठानों के नाम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, वहीं लोगों को ठगा भी जा रहा है। उपभोक्ताओं से ठगी की बड़ी वजह यह मानी जा सकती है कि स्विगी, जोमेटो जैसी ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए इन कंपनियों की कोई पॉलिसी नहीं है। पॉलिसी के अभाव में एक ही नाम से दो या इससे अधिक दुकानों के रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं और लोग धोखा खा रहे हैं। विराम, फेक फूड शॉप तेज़ी से पनपने के कारण सबसे ज़्यादा खामियाजा आम आदमी यानी यूजर्स को उठाना पड़ रहा है। जालसाज सोशल मीडिया के जरिए लोगों को फर्जी लिंक भेज ठगने का काम करते हैं। ऐसे में हमेशा किसी भरोसेमंद और आधिकारिक ऐप के जरिए ही ऑनलाइन ऑर्डर किया जाना चाहिए। फर्जी ऐप लोगों को ऑफर्स के बदले उनका डेटा और बैंकिंग जानकारी तक चुरा लेती है। विराम, सबसे बड़ी बात, ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐप सही है। दरअसल प्ले स्टोर पर ढेरों ऐप है। ऐप के रिव्यू और रेटिंग को देखकर भी कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। यूजर्स को ठगने के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब समय आ गया है जबकि ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाली कंपनियों की ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए कंपनियों की कोई पॉलिसी बनाई जाए। लोगों को राहत देने के लिए सरकार भी इस मामले में सीधे दखल दे
और नियम प्रावधान तय करें, अन्यथा आम आदमी यूं ही ठगा जाता रहेगा। पूर्ण विराम।